नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल GK आर्ट पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज हम बायोलॉजी के ही एक बहुत ही बेहतरीन लेसन ब्लड, जिसकी पढ़ाई हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं। जो छात्र आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, YouTube चैनल पर मेरी पहली बार होंगी, उन छात्रों से मैं कहूँगा कि ब्लड से संबंधित जो लेसन है उसका मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है। तो आप उस पार्ट को ज़रूर देख लें ताकि आपको ब्लड की शुरुआत की बातें समझ में आ सके। क्योंकि जो ब्लड के दो प्रकार के भाग होते हैं, जिनमें एक भाग होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। उसमें मैंने लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा के बारे में जानकारी दे दी है। तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा कितना होता है, इन सारी बातों को मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, पहली वीडियो में बता दिया है। आज हम प्लाज्मा से आगे अर्थात सॉलिड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और ब्लड के सॉलिड पार्ट के अंतर्गत 3 प्रकार के सेल होते हैं। जो 3 प्रकार के सेल होते हैं उसमें एक सेल होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। तो आज हम आरबीसी के बारे में चर्चा करेंगे, रेड ब्लड सेल के बारे में चर्चा करेंगे या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। रेड ब्लड सेल, जिसे हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं, या इसी को हम रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो आरबीसी के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। बस आपको ज़रूरत है कि आप लगातार मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारा आज कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आरबीसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस आरबीसी को, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आरबीसी तो आप निश्चित रूप से नाम सुने होंगे, लेकिन डॉक्टरी लैंग्वेज में या यूं कहें कि बायोलॉजी के लैंग्वेज में इस आरबीसी का नाम एक और रखा गया है और इसी आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। तो ये एरिथ्रोसाइट्स ये आरबीसी का ही एक नाम है, जिसे हम बायोलॉजी के भाषा में कहते हैं, डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरिथ्रो और साइट्स जो यहाँ पर हमने बताया, इस एरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है। तो आपको एरिथ्रो का मतलब हो गया रेड, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। और साइट्स वर्ड जहाँ भी देखेंगे, साइट्स देखें या साइट देखें, इसका अर्थ होता है सेल। इसको हम कहते हैं सेल। जैसे आप सुने होंगे स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। तो इसका मतलब साइट या साइट सब जहां भी आएगा उसका अर्थ हम क्या निकालेंगे, सेल। तो एक ऐसा सेल जो रेड कलर का होता है, एक ऐसा सेल जो रेड कलर का होता है, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो आपको पता है कि आरबीसी का भी नाम क्या है, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। तो एक ऐसी कोशिका जो लाल कलर की होती हैं, यहां पर हम उसको आरबीसी कहें या एरिथ्रोसाइट्स कहें, दोनों बात एक ही है। लेकिन मुझे यहां पर बताने की जरूरत आपको इसलिए पड़ा क्योंकि अक्सर आप एक क्वेश्चन सुनते होंगे कि मानव के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीसी ब्लड का एक पार्टिकल्स है। तो जहां ब्लड बनेगा वहीं आरबीसी बनेगा, अर्थात आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि पूछ दे कि मानव शरीर के किस भाग में एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है, तो यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस टर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आज आप इस टर्म का मतलब समझ गए कि एरिथ्रोसाइट्स का मतलब भी क्या होता है, आरबीसी। अब आइए देखते हैं कि ये आरबीसी जो ब्लड में होता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी मात्रा इसकी होती है। तो क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि इसकी मात्रा हमारी ब्लड की जो तीनों सेल्स हैं, उन तीनों सेल में सबसे अधिक होती है। यानी हमारे ब्लड में सबसे अधिक कौन सा सेल होता है, आरबीसी होता है। तो यहां पर हम आपको लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आरबीसी ये सबसे ज़्यादा संख्या में होता है और ये हमारे ब्लड में होता है मिलियन में। एम का मतलब ये क्या समझेंगे, मिलियन। देन उसके बाद अगर हम कहें तो इससे कम होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए, प्लेटलेट्स की संख्या हमारे रुधिर में होता है लाख में।
ये लाख में होता है, L का मतलब यहाँ पर लाख समझेंगे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में तीसरा सबसे अधिक ब्लड में पाया जाने वाला जो सेल है उस सेल को हम कहते हैं WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल, और ये हमारे बॉडी में होता है 1000 में, ये होता है 1000 में अर्थात 1000 में। तो हमारे ब्लड में सबसे अधिक कौन सी सेल पाई जाती है? RBC। हमारे शरीर में सबसे कम कौन सी, हमारे ब्लड में सबसे कम कौन सी सेल पाई जाती है? WBC। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ब्लड में सबसे मेजर अमाउंट में कौन होता है? RBC यानी रेड ब्लड सेल। अब देखिए, ये तो खैर इसका हो गया क्वांटिटी, लेकिन यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछें कि मुझे इसके बारे में बताइए, साइज के बारे में, कि ब्लड के अंदर जो 3 प्रकार के सेल होते हैं उन तीनों सेलों में सबसे बड़ा सेल कौन होता है, सबसे छोटा सेल कौन होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो सेल जितना ज़्यादा हमारे ब्लड में होगा वह उतना ही छोटा होगा, वह उतना ही छोटा होगा, और जो सेल हमारे ब्लड में सबसे कम होगा वह साइज में बड़ा होगा। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा साइज होता है किसका? ये WBC का। सबसे बड़ा साइज किसका होता है? WBC का। और WBC से छोटा कौन होता है? ये होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स से कहा जाए कि अब छोटा कौन होता है? तो RBC। प्लेटलेट से छोटा कौन होता है? RBC। तो हमारे शरीर के ब्लड में सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी सेल है? RBC सेल है। सबसे छोटी सेल कौन सी सेल है? RBC सेल है। इसलिए हम कहेंगे कि इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में या ब्लड में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल होता है RBC। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताएं। तो आप याद रखिएगा कौन सी कोशिका? RBC, रेड ब्लड सेल, जो कहाँ पाई जाती है? ब्लड में। ये पाई जाती है ब्लड में। अब आइए, अगर ये कहा जाए कि ब्लड में RBC की जो मात्रा होती है उसके बारे में तो हम जान गए कि सबसे अधिक होती है, लेकिन कितनी होती है? तो हम आपको बता दें कि मेल में और फीमेल में दोनों में RBC की मात्रा में अंतर पाया जाता है। इसी में अंतर पाया जाता है क्योंकि ब्लड के जो बाकी जो 2 सेल हैं WBC और प्लेटलेट्स, इन दोनों सेलों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में इसकी क्वांटिटी एक बराबर होती है। लेकिन एक ऐसा सेल है जिसकी क्वांटिटी महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में होती है और वह है RBC। RBC की मात्रा जो है पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं में कम होती है। तो आइए जरा यहाँ पर देखते हैं कि मेल में कितना और फीमेल में कितना। फीमेल में कितना, तो मेल में अगर देखा जाए तो मेल में RBC की जो मात्रा होती है वह कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन, जो कि अभी बताए हम कि ये किस में होता है? मिलियन में। मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में RBC की संख्या 4.5 लाख से 5.5 लाख होती है। यह किस में बात हमने बताया? मेल में। यह मेल में। अब आगे देखिए, फीमेल में यदि बात की जाए तो फीमेल में इसका मात्रा होता है 4 से 4.5, और ये भी होता है मिलियन में, ये भी पर 100 ml हीमोग्लोबिन HB। अर्थात महिलाओं के 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में RBC की संख्या 4 से 4.5 मिलियन होती है। तो यही एक ऐसा सेल है जो सेल महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है।
और इसीलिए मैंने बताया था कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी ही होता है। और यदि आरबीसी की ही मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब ब्लड की मात्रा कम हो गई। ब्लड की मात्रा किस में कम होगी? सिर्फ महिलाओं में। किसके अपेक्षा? पुरुषों की अपेक्षा। तो ये तो हो गया आपको इसकी क्वांटिटी के बारे में, इसके साइज के बारे में। अब जरा देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आरबीसी हमारे शरीर के किस अंग में बनता है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस ऑर्गेन में होता है, तो मैंने आपको इस बात को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ब्लड में जो 3 प्रकार के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों ब्लड के कंपोनेंट हैं। और ब्लड कहाँ बनता है? तो ब्लड बनता है बोन मैरो में। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। और बोन मैरो तो आप समझते हैं, बोन मैरो जिसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो क्या है? हमारे शरीर में जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, अमूमन जो 206 हड्डियां हैं उसमें 155 ऐसी हड्डी हैं जो बड़ी बड़ी हड्डी होती हैं। ऐसी बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जो खोखले पार्ट्स होते हैं, उसी खोखले पार्ट को हम कहते हैं बोन मैरो। उसी खोखले पार्ट को हम बोन मैरो कहते हैं। और हमारे शरीर में ब्लड इसी बोन मैरो बनता है, अर्थात इसी अस्थि मज्जा में बनता है। तो चूंकि ब्लड का एक पार्ट है आरबीसी, तो निश्चित है कि आरबीसी भी कहाँ बनेगा? ये भी बोन मैरो में बनेगा, ये भी बोन मैरो में बनेगा। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन अब देखिए, अब यदि आपसे पूछा कि ठीक है बनती तो यहाँ पर है, लेकिन ये आरबीसी का सेल कितने दिन तक जीवित रहता है? क्योंकि यह एक सेल है, और सेल है तो इसका भी एक लाइफ होगा कि कितने दिनों तक जीना है, क्योंकि कोई भी सेल एक निश्चित समय के बाद डेड हो जाता है। तो आरबीसी भी एक सेल है, तो आरबीसी सेल का भी डेड होगा। और इसके अगर हम डेड की बात करें तो आरबीसी का सेल डेड करता है 120 दिन पर, 120 दिन पर। यानी आरबीसी के जो सेल होते हैं वो 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद इस सेल की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही इस सेल की मृत्यु होती है फिर से नई सेलें बन जाती हैं। तो यहाँ पर 120 दिन में आरबीसी के सेल मर जाते हैं। अब एक प्रश्न बनेगा कि आरबीसी के सेल जो मरते हैं वो मरने के लिए कहाँ जाते हैं? अर्थात ब्लड में ही मर जाते हैं या फिर हमारी बॉडी के किसी और ऑर्गेन में जाकर मरते हैं? तो अगर हम कहें कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर में, या एक और ऑर्गेन है एस्प्लीन, लीवर में या एस्प्लीन में। तो लीवर को हम हिंदी में कहते हैं यकृत, आप अच्छी तरह जानते हैं यकृत, और स्प्लीन को हम हिंदी में कहते हैं प्लीहा। हालांकि लोकल लैंग्वेज में कुछ लोग इसी को कहते हैं तिल्ली, इसी को तिल्ली भी कहा जाता है। तो लीवर और स्प्लीन हमारे शरीर के 2 ऐसे ऑर्गेन हो गए जहां पर आरबीसी के सेल जाकर मरते हैं। और आपको पता है कि जब मरने के बाद किसी को दफनाया जाता है तो उस स्थान को हम कब्रिस्तान कहते हैं। तो इस तरह से अगर कहें कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसी को कहते हैं, तो ये चूंकि दोनों में जाकर मरता है तो दोनों उसका कब्रिस्तान होगा। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान लीवर भी है और आरबीसी का कब्रिस्तान एस्प्लीन भी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, लीवर को या फिर एस्प्लीन को। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए और यदि ये प्रश्न पूछे कि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है और ऑप्शन में केवल आपको लीवर मिले, तो आपका आंसर लीवर होगा, आपका आंसर लीवर होगा। यदि लीवर ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में एस्प्लीन हो तो आपका आंसर एस्प्लीन बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो याद रखिएगा उस परिस्थिति में बोथ वाला ऑप्शन बनेगा, अर्थात लीवर और एस्प्लीन दोनों का बनेगा, दोनों आंसर बनेगा। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन ना हो, दोनों ऑप्शन अलग अलग में दिया हो,
और ये दोनों नाम अलग अलग ऑप्शन में दिया हो, तो उस परिस्थिति में आपका राइट आंसर तब कौन बनेगा? तब स्प्लीन बनेगा, तब स्प्लीन बनेगा। क्यों ऐसा बात बोला मैंने? ध्यान दो, यहां पर देखिए, जो लीवर में जाकर आरबीसी के सेल मरते हैं, उस आरबीसी की सेल की मात्रा बहुत कम होती है। इस आरबीसी की सेल की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जो सेल जाकर स्प्लीन में मरते हैं आरबीसी वाले, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात ज़्यादा मात्रा में आरबीसी के सेल मरने के लिए कहाँ जाते हैं? स्प्लीन के पास, स्प्लीन के पास। एक बात और सुनना ध्यान से, लीवर में जो मरने के लिए आरबीसी के सेल जाते हैं, वो हमेशा के लिए मर जाते हैं, वो हमेशा के लिए मर जाते हैं। लेकिन स्प्लीन में जो आरबीसी के सेल मरने के लिए जाते हैं, वो एक समय के बाद फिर से रीजेनरेट होते हैं, अर्थात फिर से नए सेल बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फिर से यहां पर रीजेनरेट हो गया, तो इसका मतलब कि आरबीसी के सेल यहां पर कुछ पाए जाएंगे, कुछ ऐसे आरबीसी के सेल होंगे जो यहां पर स्टोर होंगे। और आप अच्छी तरह से सुने होंगे कि इमरजेंसी के दौर में हॉस्पिटल में एक होता है ब्लड बैंक, जहां ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर भी एक ब्लड बैंक है, जहां पर ब्लड स्टोर रहता है, और उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्प्लीन कहते हैं। अर्थात हम इसको कह सकते हैं ब्लड बैंक। इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्लड बैंक। तो मानव का ब्लड बैंक कौन सा अंग कहलाता है? स्प्लीन, प्लीहा अर्थात तिल्ली। अब सवाल उठता है कि जो इसमें ब्लड स्टोर है, उसका किस समय यूज होता है? उसका किस समय यूज होता है? तो ध्यान से सुनना, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेल के पास पहुंचाता है। तो यहां पर जो इसमें जो ब्लड है, उसका यूज इमरजेंसी में कैसे मानव करता है? तो जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जैसे माउंटेन फतह करना हो, जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, तो ऊंचाइयों पर चढ़ते समय हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, अधिक हमें ताकत की आवश्यकता पड़ती है, और उस समय हमको भोजन तो मिल नहीं रहा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पहले क्लाइंबिंग को रोक देंगे वहाँ पर, उसके बाद पहले भोजन करेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर भोजन करेंगे, फिर भोजन चढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप चढ़ रहे हो तो कुछ देर तक चढ़ते जाओ, ऐसा हम करते हैं कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए किसी हम ऐसे जगह पर खड़ा है जहाँ से मतलब चढ़ने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जहाँ हम छोड़े कि सीधे नीचे आएंगे, तो वहाँ पर हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। तो ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी उस समय इसी स्प्लीन के अंदर जो ब्लड होता है वो देता है। तो वो कैसे देगा? क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाना से हमको ग्लूकोज मिलता है, लेकिन ग्लूकोज से हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक कि ऑक्सीजन उस ग्लूकोज का जाकर ब्रेक डाउन नहीं करेगा, जब तक उस ग्लूकोज को जाकर तोड़ेगा नहीं, और तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब रही बात कि ये ऑक्सीजन उस सेल के पास जहां पर ग्लूकोज है, उसके पास लेकर कौन जाएगा? हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। आरबीसी कहाँ स्टोर है? स्प्लीन में। अब इस स्प्लीन का जो ब्लड है और उसमें जो आरबीसी है, जो उसमें आरबीसी है, वो आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को लेकर आपके ग्लूकोज के पास पहुंचेगा और ग्लूकोज को तोड़ेगा। उस ग्लूकोज को तोड़ने से आपको एनर्जी मिलेगा, जो एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के रूप में स्टोर होता है। तो उस समय हमको यह सुरक्षा प्रदान करता है स्प्लीन। तो इसको हम कहते हैं मानव का ब्लड बैंक, इसको कहते हैं मानव का ब्लड बैंक। अब आइए देखते हैं हम आगे की बात। आगे की बात हम ये बता दें आपको कि आरबीसी एक सेल है, तो जो भी सेल होते हैं उस सेल में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। क्योंकि जब सेल होगा तो निश्चित है कि सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन याद रखिएगा आरबीसी एक ऐसा सेल है जिस पर हमको जानना है एक विशिष्ट बात को आज के इस क्लास में।
और ये जानना है कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स, मैमल समझते हैं ना, मैमल्स का मतलब हो गया स्तनधारी, स्तनधारी। तो जो मैमल्स होते हैं उस मैमल्स के आरबीसी में, यानी स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे जीवों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। मैमल्स यानी स्तनधारी जो जीव होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उसमें जो है आरबीसी जो होगा, उस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, और अपवाद का मतलब तो समझते हैं ना, जो नियमों का उल्लंघन करे, जो नियम का उल्लंघन करे। और इस टाइप के जो भी प्रोसेस होता है उसको तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बातें नोट में लिखवाई जाती हैं, जो भी बातें एक्सेप्शन में लिखवाई जाती हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अपवाद में क्या है, दो ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें एक है कैमल, एक है कैमल और दूसरा है लामा। कैमल समझते हैं ना, ऊंट, और एक जी हो गया लामा, लामा को हम लामा ही कहेंगे। तो लामा क्या है ना, ये पहाड़ों पर चढ़ने वाला एक छोटा सा ऊंट होता है, ऊंट का ही प्रजाति है लेकिन छोटा होता है ऊंट की अपेक्षा, और ये पहाड़ों पर आता है। तो ऊंट और लामा ये दो ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मैमल्स हैं या कौन सा ऐसा स्तनधारी हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। क्या बताएंगे, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। चलिए अब आगे थोड़ा अगला कहानी समझा जाए। यदि हम बात करें कि आरबीसी की खोज किसने की, आरबीसी की खोज किसने की, तो याद रखिएगा आरबीसी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक। इन्होंने आरबीसी सेल की खोज की थी। आरबीसी सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हो गए, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अब देखिएगा इस आरबीसी का जो कलर होता है, वो उस आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। और मैं इस बात को आपको बता चुका हूं कि किसी भी चीज का कलर उसमें पाए जाने वाले कलरिंग पिगमेंट पर निर्भर करता है। जैसे किसी भी चीज़ का जो रंग होता है, जैसे मान लेते हैं हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, इस टाइप से जो भी रंग होते हैं, वो उसमें जो रंग होता है वो उसके एक पिगमेंट से होता है, एक वर्णक से होता है जो उसको कलर देता है। तो यहाँ पर आरबीसी का अगर ये कलर लाल है तो इसको लाल कलर देने का काम कौन किया है, तो इसमें जो पिगमेंट पाता है उसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, या इसी को हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। ये कलरिंग पिगमेंट है जो आरबीसी को कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। और जब आरबीसी रेड होगा तो निश्चित है कि ये आरबीसी किस में पाते हैं, ब्लड में, ब्लड का एक सेल है, तो उस तरह से ब्लड भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लड रेड क्यों होता है तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें एक कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसको नाम क्या रखा गया है, हीमोग्लोबिन। हाँ, थोड़ी सी मेरी बात पर एक और ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बताया है कि जो स्तनधारी होते हैं उस स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक अगर नहीं होता है तो आपको ये पता है सेल का जितना भी काम होता है उस सेल के सारे कार्यों को करने के लिए प्रेरित कौन करता है, उसका न्यूक्लियस, अर्थात उसका ब्रेन, वही उसका ब्रेन है। तो सारे कार्य को न्यूक्लियस ही करता है, लेकिन न्यूक्लियस ही जब नहीं है तो निश्चित है कि ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे,
ब्रेनलेस सेल कहेंगे, ब्रेनलेस सेल कहेंगे। अर्थात आपसे ये कहा जाए कि कौन सा ऐसा सेल है जो ब्रेनलेस सेल कहलाएगा, जिसके पास ब्रेन ही नहीं हो। जिसके पास ब्रेन नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे पागल कहेंगे, उसे पागल कहेंगे। यानी पागल सेल कौन है, क्या बताएंगे, आरबीसी। आरबीसी को हम पागल सेल कहेंगे। यहां पर देखिए, अगर हम ये कहें कि आरबीसी का फंक्शन क्या है तो आप मुझे बता सकते हैं आरबीसी का फंक्शन क्या है। आरबीसी का फंक्शन, आरबीसी क्या करता है, फंक्शन ऑफ आरबीसी। देखिए आरबीसी का कार्य, लेकिन आरबीसी के कार्य को समझने से पहले थोड़ा सा एक मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, इसको भी भूल जाइए। अभी ये मत सोचिए कि आरबीसी का यूज क्या है, क्या करता है। एक बात मेरी बताइए, यदि आप मेरे YouTube चैनल से वीडियो को कंटिन्यू देखते होंगे तो मैंने एक बहुत ही शानदार बायोलॉजी का लेसन इसके पहले पढ़ाया हुआ है, जिस लेसन को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। आप पढ़े होंगे रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं श्वसन। और मैंने इसकी परिभाषा आपको बताया था। मैंने क्या बताया था कि जब हम एयर को, मैं एयर की बात कर रहा हूं, एयर का मतलब हो गया सारी गैसों का मिश्रण, सभी गैसों का मिश्रण। अब मैं पार्टिकुलर रूप से किसी एक को नहीं कर रहा हूं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सब नहीं, सारी गैसें। तो एयर का मतलब हो गया सारी गैसें जो भी वायुमंडल में है। तो उन सारी गैसों को हम नोज से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। और जब नोज से उसको लेते हैं तो नोज से लिया हुआ एयर पहुंचता है विंड पाइप में, विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, विंड पाइप, या इसी को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, इसी को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। अब इस विंड पाइप से ये एयर कहां पहुंचता है, लंग्स में। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स का मतलब क्या हो गया, फेफड़ा। लंग्स में पहले से ही क्या है, ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है, उसमें ब्लड भरा हुआ है। अब देखिए, इस ब्लड के अंदर सेल है कौन सा, आरबीसी। अभी मैं बता रहा हूं कि आरबीसी ब्लड का ही एक सेल होता है। और इस आरबीसी को कलरिंग पिगमेंट देने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। इसको देने का काम कौन रहा है, कौन, हीमोग्लोबिन। अब देखिए क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, ऑक्सीजन, जैसे हम जो भी एयर लिए हैं उन एयर के माध्यम से हमने सारी गैसें ली, सारी गैसें ली। लेकिन जैसे ही ये हमारी ब्लड के आरबीसी के पास पहुंचा, ब्लड के आरबीसी वाले सेल के पास पहुंचा, तो इस आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, सिर्फ एयर में का ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन को यह क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और बाकी जितनी भी गैसें एयर में हैं उन सारी गैसों को यहीं से रिटर्न करेगा, जो लंग्स होते हुए आपको नोज से बाहर निकल जाती हैं। तो बाकी सारी गैसें बाहर निकल गई, अंदर केवल हीमोग्लोबिन में जाकर सोलेबल कौन सी हुई गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन केवल सोलेबल हुई। अब देखिए एक और बात सुनिए, जैसे आप जानते हैं कि मानव शरीर का जो भौतिक इकाई है जिससे मानव का शरीर बना हुआ है उसको हम कहते हैं सेल। उसको हम क्या कहते हैं, सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन का भौतिक आधार है। हमारे शरीर का निर्माण सेल से ही हुआ है। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे सेल क्या करते हैं, आपस में क्लम करके टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल जब मिलते हैं टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब आपका बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी से तैयार होता है। तो मुझे बताइए, ये जितने भी मानव के शरीर में सेल हैं, जितने भी सेल हैं, उन सभी सेल के पास मौजूद है ग्लूकोज। क्या मौजूद है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है, तो जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन में या तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या प्रोटीन लेते हैं, या फिर हम वसा लेते हैं। यही तीन मेजर अमाउंट में होता है। अब क्या होता है कि ये तीनों पार्टिकल्स जब टूटते हैं, जब उनका शरीर में पाचन होता है, तो पाचन होने के बाद क्या बनता है, वो ग्लूकोज बनता है। जिस पार्टिकल्स को हम सब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, या फिर प्रोटीन को, वो सभी पचकर किस फॉर्म में आता है, ग्लूकोज में आता है।
लेकिन इस ग्लूकोज से भी हमारे सेल को डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये बड़ा पार्टिकल्स है, टूटने के बावजूद भी ये बड़ा पार्टिकल्स हैं और सेल काफी छोटा होता है। तो इतना छोटा सा सेल इतने बड़े पार्टिकल्स को नहीं ले पाएगा, उससे एनर्जी कैसे उसको मिल पाएगी? जब तक उसको पचा नहीं पाएगा, जब तक उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। अब देखिए होता क्या है, सेल के पास ग्लूकोज और इस सेल के पास जो ब्लड है, उस ब्लड में क्या है? आरबीसी है। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो गैस है ये पहुंचेगा सेल के पास। ये पहुंचेगा किसके पास? सेल के पास। और जब ये सेल के पास पहुंचेगा तो सेल के पास पहुंचते ही सबसे पहले इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। ग्लूकोज के साथ मिलेगा, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ग्लूकोज का बर्निंग नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। और जब तक टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा। तो आप ग्लूकोज का तो फॉर्मूला जानते हैं, ग्लूकोज को हम कहते हैं C6H12O6। इस ग्लूकोज के पास जाकर ऑक्सीजन मिला, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन किसके पास पहुंचा? सेल के पास पहुंचा। किस लिए लेकर पहुंचा? ताकि वो ग्लूकोज को तोड़ सके, ग्लूकोज को तोड़ सके। अब इसने क्या किया? ग्लूकोज को तोड़ा। ऑक्सीजन जैसे ही मिला उसके ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, ग्लूकोज टूटा, और जैसे ही टूटेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? तो एक गैस बनेगा CO2, जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। उसके बाद बनेगा H2O, पानी बनेगा, इसका यूज है तो हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद हमारे बॉडी में बनेगी ऊर्जा, और ये ऊर्जा हमारे बॉडी में ATP के रूप में स्टोर होता है। ATP के रूप में ये ऊर्जा कहाँ स्टोर होता है? तो ये सेल का ही एक पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सुने हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर हो जाता है और उसी ऊर्जा से हमारा सेल काम करेगा। सेल को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को भौतिकी में आप पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो सेल को एनर्जी मिलेगी जो ATP के रूप में ऊर्जा स्टोर है। और जब सेल को एनर्जी मिलेगी तो उससे टिश्यू को एनर्जी मिलेगी, टिश्यू जिंदा रहेंगे। जब टिश्यू को एनर्जी मिलेगी तो उससे ऑर्गेन को एनर्जी मिलेगा, ऑर्गेन जिंदा रहेंगे। जब ऑर्गेन को एनर्जी मिलेगा तो उससे ऑर्गेन सिस्टम काम करेंगे, और जब ऑर्गेन सिस्टम काम करेंगे तो आपका पूरा बॉडी काम करेगा, आपका पूरा बॉडी काम करेगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया यहाँ पर RBC। और RBC के अंदर कौन सा? हीमोग्लोबिन जो मौजूद है। ये ऑक्सीजन को लेकर किसके पास पहुंचाया? सेल के पास पहुंचाया। तो अब यहां पर थोड़ा समझिए, ये अगर कहें कि RBC का फंक्शन क्या है, तो ये O2 को ले जाने का काम किया, O2 को ले जाने का काम किया। लेकिन ये लेकर कौन गया? HB, हीमोग्लोबिन लेकर गया। तो जब ये HbO2 के साथ मिलता है तो इसको कहते हैं HbO2, इसको कहते हैं HbO2। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो CDS का पिछली बार एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किस रूप में स्टोर रहता है। तो चूंकि आपको मालूम है कि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन के रूप में यह स्टोर होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी में आता है तो यह किसके साथ मिला होता है? हीमोग्लोबिन के साथ मिला होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही इसको लेकर आने का काम करेगा। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब मिलेगा तो यह किस फॉर्म में हमारी बॉडी में रहेगा? HbO2 के रूप में। लेकिन यहां पर एक और बात देखिए, CO2 जो बना, CO2 तो बनेगा ही बनेगा जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करेगा। तो जब CO2 बना तो इस CO2 का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। अब इस CO2 को फिर ये हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, वापस इसके पास ले जाएगा। किसके पास? लंग्स के पास। और ये लंग्स जो है इस विंड पाइप से होते हुए नोज के पास पहुंचाएगा, और नोज उसको फिर से एयर के माध्यम से वायुमंडल में निकाल देगा। तो यहां पर क्या किया कि ये HbCO2 को लाने का भी तो काम किया। तो जब ये CO2 के साथ मिला रहेगा हीमोग्लोबिन, तो इसको हम कहते हैं HbCO2, HbCO2।
अर्थात याद रखेंगे, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है, तो हम यही कहेंगे अब कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लाते हुए उसे फेफड़ों के पास पहुंचाना। बहुत ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये ऑक्सीजन केवल दे तो ऑक्सीजन ही सही है, केवल ये दे तो ये सही है, लेकिन बहुत अगर दोनों दे तो आपका बहुत ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को लाने का भी काम करता है और CO2 को ले जाने का भी काम करेगा लंग्स के पास। इसीलिए CGL में एक क्वेश्चन जब पिछली बार पूछा गया था तो उसमें बहुत का ऑप्शन दिया था कि ऑक्सीजन लाना और CO2 वापस लंग्स के पास भेजना। ये दोनों काम करता है कौन? RBC। ये दोनों काम करता है RBC। अब एक मजे की बात सुनिए, एकदम ज्ञान की बातें सुनिएगा। अक्सर आप लोगों को सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। तो देखिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उसका वजह ये है, आप एक गैस सुने होंगे CO गैस, सुने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस CO को हम क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है जहरीली गैस। इसको क्या कहते हैं? जहरीली गैस। ये एक जहरीली गैस है। और यही नहीं, हम आपको यही बता दें कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर, ये साइलेंट किलर है। ये ऐसा जो है अटैक करेगा शरीर पर कि मालूम ही नहीं चलेगा कि क्यों मर गए। ये ऐसा काम करता है CO। क्यों ऐसा करता है? तो ध्यान देना, क्या होता है ना कि CO जो है ये गैस निकलता है जो मोटर गाड़ियां वगैरह होती हैं, उन मोटर गाड़ियों के धुओं से, मोटर गाड़ियों के धुएं से ये गैस निकलती है। और मोटर गाड़ियों के धुएं से ये गैस निकलती है, मान लीजिए कि उस समय आप शीशा बंद किए हुए हैं। अब क्या होगा कि ये CO गैस की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ गई, तो हमारे जो ग्लूकोज है हमारे सेल के पास, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? O2 चाहिए। लेकिन इतना याद रखिएगा कि O2 से भी ज्यादा सोल्यूबल गैस है हीमोग्लोबिन के साथ कौन? CO। हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्द घुल जाता है कौन? CO। काफी तेजी में यह मिलता है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा तेजी में सोल्यूबल होता है यह। और जब ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी में सोल्यूबल होगा तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, वहां से ऑक्सीजन हटेगा। अब मुझे बताइए कि अब ये आपके ब्लड में ये HB के साथ क्या मिल गया है? CO मिल गया है। HB के साथ क्या मिल गया है? CO मिल गया है। यानी इसको हम कहेंगे COHB। इसको नाम क्या देंगे हम? COHB। अब ये COHB जो हीमोग्लोबिन के साथ मिला हुआ है, अब ये ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। किसी की गैस में कितनी ताकत नहीं है ऑक्सीजन को छोड़कर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा सके, ग्लूकोज को तोड़ सके। तोड़ने का काम केवल कौन करेगा? केवल और केवल O2 करता है। लेकिन यहां पर तो O2 से पहले जो है ब्लड में जाकर कौन घुल गया? CO घुल गया। इस परिस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा। और जब एनर्जी नहीं बनेगा तो हमारे सेल जीवित नहीं रहेंगे, सेल जीवित नहीं रहेंगे तो उससे हमारे टिश्यू जीवित नहीं रहेंगे, टिश्यू जीवित नहीं रहेंगे तो ऑर्गन काम करना बंद करेंगे, ऑर्गन काम करना बंद करेंगे तो पूरा सिस्टम काम करना बंद करेगा। और पूरा सिस्टम जब काम करना बंद करेगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो ये है आपका ब्लड, जिसके बारे में आज मैंने चर्चा किया, आरबीसी के बारे में। अब अगली क्लास में हम आरबीसी से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।